Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 29. This video is about Charles Dickens. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. The office of circumlocution occurs in which novel of Charles Dickens? That is Bleak House. The office of circumlocution Bleak House में appear होता है. तो थोड़ा सा ब्लिक हाउस के बारे में देख लेते हैं. ब्लिक हाउस डिकेंस का 9th नॉवेल है जो सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड होता है 1852 से 1853 में. इलस्ट्रेट द इविल कॉज्ड बाय लॉन्ग ड्रॉन आउट लीगल केसेस इन द कोर्ट ऑफ चांसरी. ब्लिक हाउस में चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा मुद्दा उठाया, कौन सा सोशल इश्यू उठाया है? तो उन्होंने जो लंबे समय तक लीगल केसेस जो चलते रहते हैं, जो ट्रायल वगैरह है, मुकदमे वगैरह लंबे समय तक चलते हैं, उसके बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया है. क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं, हर नॉवेल में कोई न कोई इश्यू को इन्होंने उठा रखा है. तो उसी तरह से ब्लिक हाउस में भी इन्होंने लीगल केस की जो पेंडिंग होती है उसको लेकर इन्होंने दिखाया है. तो याद रखेंगे, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन दैट इज इन ब्लिक हाउस. Second question, which of Dickens' novel that opens with the words "It was the best of times, it was the worst of times" is? That is A Tale of Two Cities. तो डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जिसकी ओपनिंग होती है इस सेंटेंस से कि "It was the best of times, it was the worst of times, that is A Tale of Two Cities"? ये पब्लिश्ड होता है, यहाँ पे 18 होगा, 1859 में, और इसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, और उसके पहले की जो सिचुएशन है उसी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज में. तो याद रखेंगे, इसकी स्टार्ट होती है "इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम" इस सेंटेंस से, और 1859 का वर्क है, यहाँ पे 8 होगा, 9 नहीं. Question number 3, which novel of Dickens attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? तो ओलिवर ट्विस्ट जो है, इसमें इन्होंने क्या किया है, द न्यू पुअर लॉ जो थी 1834 की, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है. स्टार्टिंग चैप्टर जो ओलिवर ट्विस्ट का था. ओलिवर ट्विस्ट जिसका सेकंड टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ये सेकंड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की. सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड होता है 1837 और 39 के बीच में, और बुक के 3 वॉल्यूम बुक के फॉर्म में ये पब्लिश्ड होता है 1838 में. इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं. फैगिन, आर्टफुल डॉगर, बिल साइक्स, नैन्सी, ओलिवर ट्विस्ट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस नॉवेल के. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 की बात की गई है? तो दैट इज ओलिवर ट्विस्ट, और इसका पब्लिकेशन होता है 1838 में. और डिकेंस का ये कौन सा नंबर का नॉवेल है? सेकेंड नंबर का नॉवेल है. ओलिवर ट्विस्ट का जो सेकेंड टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस. A Tale of Two Cities has a romantic hero with a weakness. Tale of Two Cities का जो हीरो है वो रोमांटिक हीरो है, बट उसकी एक वीकनेस है. 1859 में ये नॉवेल पब्लिश्ड होता है, हिस्टोरिकल नॉवेल है. इसमें जो स्टोरी है सिडनी कार्टन की स्टोरी है. How he sacrifices his life for Lucy Maynard whom he loves. सिडनी कार्टन को अपना लाइफ क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्योंकि लूसी के जो हस्बैंड चार्ल्स डार्नी होते हैं, इनको पनिशमेंट मिलना होता है, चार्ल्स डार्नी को पनिशमेंट मिलना होता है, और सिडनी की जो फेस से चार्ल्स से मिलती जुलती थी, तो दैट इज वाई चार्ल्स की जगह खुद सिडनी जो है वो पनिशमेंट बियर कर लेता है, और इस तरह से लूसी के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, सो दैट कि लूसी हैप्पी रहे विथ हर हस्बैंड चार्ल्स डार्नी. और क्योंकि ऐसा वो इसलिए करता है बिकॉज ही लव्स टू हर. तो ये चीज याद रखेंगे. और इसमें डॉक्टर मैनेट की स्टोरी है जो कि लूसी के फादर है, जिनको 18 इयर्स तक बासिल प्रिजन में रहना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल नेल इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, 1841 का नॉवेल है. तो याद रखेंगे, लिटिल नेल जो कैरेक्टर है वो डिकेंस के किस नॉवेल में है? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, और ये नॉवेल 1841 में पब्लिश्ड होता है. इस नॉवेल में नेल ट्रेंट की स्टोरी है और उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी है. दोनों लोग कहाँ पे रहते हैं? एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में रहते हैं जो कि लंदन में है.
और लेटर ऑन ये शॉप उनसे ले ली जाती है, इनके साथ धोखा होता है, फिर ये शॉप छोड़कर इनको जाना पड़ जाता है। तो यही कहानी है इस नॉवेल की, और नॉवेल का पब्लिकेशन डेट याद रखिए 1841। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग डिकेंस कैरेक्टर इज अम्बुल एंड हु विलेन? तो दैट इज यूरिया हिप एंड बारकेस। तो याद रखेंगे हम्बुल कैरेक्टर की बात की गई है तो दैट इज यूरिया हिप के लिए कहा गया है, और वो निगेटिव सेंस में एक तरह से सरकास्म के तौर पे कहा गया है। द एवो कैरेक्टर्स आर फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड। तो ये दोनों कैरेक्टर कहाँ से? डेविड कॉपरफील्ड जो कि डिकेंस की नॉवेल है वहां से लिया गया है। यूरिया हिप हैज बिकम अ बायवर्ड फॉर अ फाल्सली हम्बुल हाइपोक्रेट। तो यूरिया हिप जो है फाल्स हम्बुल हाइपोक्रेट जो है, ये यूरिया हिप के लिए कहा गया है। तो शी इज नॉट अ हम्बुल लेडी, शी इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, लेकिन सरकास्म करते हुए हम्बुल हाइपोक्रेट वर्ड यूज किया गया है फॉर हर। Question number 7. A close friend of Dickens objected to the original ending of Great Expectations, in which Stella remarries and Pip remains single. तो चार्ल्स डिकेंस का एक क्लोज फ्रेंड है जिन्होंने डिकेंस की जो एंडिंग थी ग्रेट एक्सपेक्टेशन को लेकर, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। उन्होंने कहना है कि आपने जो एंडिंग कर रखी है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन की, दैट इज नॉट सुटेबल। तो वो कहते हैं कि ये सुटेबल नहीं है, जिसमें चार्ल्स डिकेंस ने क्या दिखाया है कि स्टेला की अगेन शादी होती है, दूसरी शादी होती है, बट पीप से नहीं होती, किसी और पर्सन से होती है, और पीप जो है सिंगल रह जाता है। तो इस एंडिंग को इनके फ्रेंड ने ऑब्जेक्ट किया है, तो इसीलिए डिकेंस ने क्या किया है कि अपनी एंडिंग को रिवाइज कर दिया है अपने फ्रेंड के सजेशन पे, और जिसमें डिकेंस ने क्या शो किया है कि हाँ एंड में स्टेला की जो शादी होती है वो पीप से होती है, यानी कि स्टेला की जो सेकेंड मैरिज है वो पीप के साथ सेट होती है। और डिकेंस का कौन सा वो फ्रेंड है जिन्होंने ये सजेशन दिया था? तो दैट इज विल्की कॉलिंस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें डबल एंडिंग है, यानी कि दो एंडिंग दिखाई गई है? तो याद रखेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एक एंडिंग में स्टेला की शादी होती है, पीप तो सिंगल रह जाता है, और दूसरी एंडिंग में पीप और स्टेला की आपस में शादी हो जाती है। और सेकेंड एंडिंग के लिए किसने सजेस्ट किया था डिकेंस को? तो इनके फ्रेंड विल्की कॉलिंस ने। इसका पब्लिकेशन डेट 1861, और ये जो नॉवेल है बिल्डिंग्स रोमन कैटेगरी में फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 8. फॉग एंड ट्रेन आर द सिंबल्स फॉर विच नॉवेल्स ऑफ डिकेंस? तो फॉग और ट्रेन डिकेंस के किस नॉवेल में सिंबल के रूप में यूज हुए हैं? तो फॉग ब्लीक हाउस में, और ट्रेन डॉम्बी एंड सन में। डॉम्बी एंड सन 1848 का वर्क है। ब्लीक हाउस जो पब्लिश होता है 20 एपिसोड के सीरियल फॉर्म में मार्च 1852 से सितंबर 1853 में। तो याद रखेंगे ब्लीक हाउस कब पब्लिश होता है? सीरियल फॉर्म में 1852 से 53 में, और ये 20 एपिसोड के सीरियल में। Novel has many characters and subplots and is told partly by Esther Summerson, heroine, and partly by an omniscient narrator. तो इस नॉवेल में जो कैरेक्टर्स है बहुत सारे कैरेक्टर्स है और सब प्लॉट्स भी हैं। तो इस नॉवेल की जो हीरोइन है एस्थर समरसन, वो और जो वो क्या है, एक तो इस स्टोरी के नरेटर के रूप में एस्थर समरसन है, और दूसरा जो नरेटर है इस स्टोरी का ओमनिसिएंट नरेटर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे टू नरेटर स्टोरी को नरेट करते हैं, एक तो नॉवेल की हीरोइन एस्थर समरसन और दूसरा ओमनिसिएंट नरेटर। किस नॉवेल में? ब्लीक हाउस में। Question number 9. Charles Dickens' visit to the United States produced मार्टिन चुज़लवेट। चार्ल्स डिकेंस ने यूएस की विजिट की थी, तो उन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा? मार्टिन चुज़लवेट। मार्टिन चुज़लवेट जो है सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है 1842 से 44 में, और बुक के फॉर्म में 1844 में। मार्टिन चुज़लवेट के बारे में कहा जाता है कि ये डिकेंस का लास्ट पिकारेस्क नॉवेल है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है वेल्दी ओल्ड मार्टिन चुज़लवेट की फैमिली की ग्रीड को, जिसकी वजह से सस्पिशन और मिस एंथ्रोपिक हो जाते हैं मार्टिन चुज़लवेट, और वो अपनी ग्रैंडसन को छोड़ देते हैं उसे अपने तरीके से अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए। तो ये स्टोरी है मार्टिन चुज़लवेट की। तो याद रखेंगे चार्ल्स डिकेंस के यूएस विजिट से
ये जो नॉवेल है ये कनेक्टेड है मार्टिन चुज़लविट। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट डिकेंस नॉवेल। तो डिकेंस की नॉवेल के बारे में ट्रू स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। क्या क्या है देखते हैं। दे डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसकंटेंट्स ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो डिकेंस के जो भी नॉवेल्स है उसमें इन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या किया है, उठाया है, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन इन्होंने किया है, और जो अर्बन सिविलाइजेशन है उसको लेकर उन्होंने डिसकंटेंट प्रेजेंट किया है। तो अर्बन सिविलाइजेशन को लेकर जो डिसकंटेंट है उससे रिलेटेड मुद्दे इन्होंने अपनी नॉवेल्स में उठा रखे हैं। दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमिज्म। साथ ही जो इन्होंने फन और डिटरमाइनिंग ऑप्टिमिज्म है उसके सेंस को भी प्रेजेंट किया है। दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर। जो पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसके एलिमेंट्स भी इनके नॉवेल्स में देखने को मिलता है। तो ये सारी इनके नॉवेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखेंगे बिकॉज कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछा जा सकता है। द पिकविक पेपर, यहाँ पे कुछ नॉवेल्स इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की लिस्ट दे रखे हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे। द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाई, अ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक हाउस, लिटिल डॉरिट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा और भी नॉवेल्स हैं, बहुत ज्यादा नॉवेल्स इन्होंने लिख रखा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल की लिस्ट है। इसके बाद भी है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है। तो ऐसे करके इनके बहुत सारी नॉवेल्स हैं। अब आपको क्या करना है, इन नॉवेल्स को सीक्वेंस में रखते हुए इनकी डेट वाइज इनकी डेटिंग करनी है। तो इनको आप क्रोनोलॉजी में सेट कर लेंगे और इनका डेट भी राइट कर लेंगे। साथ में इन सारे नॉवेल्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ना उस पे भी आप लोग फोकस करेंगे, क्योंकि ये सभी नॉवेल्स जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है और इनकी जो मैक्सिमम नॉवेल्स है वो सब आपको स्टडी करना होगा डिटेल में। This is all about for this video. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।